मैं रॉकी फर्ग्यू आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स 11 पर आपका स्वागत करता हूं। हमने जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उनमें से 253 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे अपने। 254 से आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा 254 नंबर क्वेश्चन दे रखा है अपन को कि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट व 176 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान बताना अपन को। तो ये 3-4 वैल्यू दे रखी है फ़ारेनहाइट की, उसको सेल्सियस में बताना है। तो इन क्वेश्चन को सीधे से करने के लिए पहले आपको ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा। अगर तीनों का वैल्यू निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक में मान लीजिए अगर 20 सेकंड में लगेगा तो 1 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा जाएगा। तो इससे क्या है, आप सबसे पहले ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में उन ऑप्शंस को देखिए जिनके मान डिफरेंट हो। तो ए ऑप्शन ए में पहला देखते हैं 20 - 20, तो 20 क्या हो गए, सेम हो गए, तो एक को तो मन निकालो एक बार। बी ऑप्शन देखो, 80 दे रखा है, 20 दे रखा है, -15, तो तीनों डिफरेंट है। तो क्या करते हैं अपन, बी का निकाल लेते हैं और बी का तीनों डिफरेंट है, जो सही आंसर हो जाएगा वही हमारा करेक्ट हो जाएगा बी का। तो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट का निकालते हैं। तो दोनों में संबंध क्या होता है फ़ारेनहाइट में, उसमें F-32 में होता है, F-32 में होता है हमारे 9 और C/5 होता है। तो F की वैल्यू 5 रख दो, 5 - 32 में 9 = C/5 बिल्कुल। तो C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा 32 में से 5 गया तो हमारे -28 कितना आ जाएगा, -27 × 5/9। C हो जाएगा हमारे -27 × 5/9 आ जाएगा। तो C हमारे हो जाएगा 7 × 5 = 35 बचा 3, 5 दूनी 10 3, 13 - 135/9 क्या आ गया, -135/9। तो माइनस वाला ऑप्शन कौन सा है हमारा, डी ऑप्शन है। माइनस की वैल्यू आ रही है, सीधी सी बात है। डी ऑप्शन में बी का माइनस दे रखा है, तो 254 का आंसर कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन। बिल्कुल सीधा सा तरीका है। यही तरीका है कि आप सीधे अगर तीनों सभी का फॉर्मूला आएगा, लेकिन अंतर कहाँ पे पड़ेगा, जो थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए दिमाग लगा लेगा ना, वो पहले कर जाएगा क्वेश्चन को, और जो दिमाग नहीं लगाएगा फॉर्मूले में सभी का मान निकालने लग जाएगा, वो थोड़ा लेट हो जाएगा। यही अंतर होता है एक समझदार बच्चे और एक जो स्टडी होता है। दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक हार्ड वर्क करता है, एक स्मार्ट वर्क करता है। तो जो आगे कौन निकलता है, जो स्मार्ट वर्क करता है ना, वही आगे निकलता है बंदा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, रेखीय प्रसार गुणांक व कंपेसेटेड लोलक में लिए गए दो धातुओं की लंबाई का अनुपात। तो मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ढूंढा, लेकिन इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिला। इसका डायरेक्ट आंसर अपन को क्या दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है। इसको आप डायरेक्ट याद रखें कि रेखीय प्रसार गुणांक और कंपेसेटेड लोलक में दिए गए दो धातुओं की लंबाई का अनुपात विलोमानुपात होता है। उनका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एक दूसरे की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 256 क्वेश्चन दे रखा है, -195.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 705 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलो। तो वो पीछे वाला क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 256 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, आप इसको फॉर्मूला बता देता हूँ आपको सोल्व करने के लिए। F-32 में 9 = C/5। तो यहाँ पे क्या रखना है अपने को, सी की वैल्यू रखनी है और एफ की वैल्यू निकालते जानी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या रखना है अपन को, मैं फिर से बता देता हूँ। सेंटीग्रेड दे रखा अपन को, तो सी की वैल्यू रखनी है और यहाँ से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके क्या एफ की वैल्यू निकाल लेनी है, वही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है हमारा। क्या दे रखा है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 5 डिग्री सेंटीग्रेड था -20 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में बदल कर प्राप्त, यानी वही है फ़ारेनहाइट। अपन को की बार क्या दे रखा है, वही सी की वैल्यू रखनी है, एफ की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, F-32/9 = C/5। क्या दे रखा है, C/5। यहाँ पे क्या रखनी है, सी की वैल्यू रखनी है, एफ की वैल्यू निकालनी है। तो आपको आंसर बता देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को जरूर निकालिए। 257 का आंसर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा आंसर, सी आंसर। मैंने एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके बता दिया और बाकी के क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको, आप खुद सोल्व करें इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 258 नंबर क्वेश्चन है, सेंटीग्रेड थर्मामीटर में निम्न स्थिर बिंदु। तो सेंटीग्रेड थर्मामीटर में क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है। ये तो हमारा क्या होता है, हिमांक पॉइंट होता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं जिसको। ये होता है क्वथनांक, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या बोला, निम्न स्थिर बिंदु। निम्न क्या होता है, हिमांक क्या होता है जहाँ पर बर्फ जमने लगती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा सी आंसर। बिल्कुल बर्फ जमने लगती है, वही उसका निम्न बिंदु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहेगा, किस ताप पर
दे रखा अपन को किस ताप पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। तो बिल्कुल सीधा सा आंसर, बहुत ज़्यादा प्रचलित क्वेश्चन है अपन को। अगर इसका आंसर बी हो जाएगा, अगर आप चाहें तो मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ आपको। सॉल्यूशन क्या होता है, एफ माइनस 32 इक्वल्स टू 9 C/5, बिल्कुल कर दिया अपन ने। तो एफ ओ और सी दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो दोनों को अक्स मान लो अपन को। तो अक्स माइनस 32 इंटू इधर वाला 5 इधर मल्टी हो जाएगा और 9x आ जाएगा, इधर क्या जाएगा 9x। तो 9x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे 5x माइनस 5 दूनी का 10, हासिल की 1, 5 15 और 1 16, 5x माइनस 160 हो जाएगा। तो 160 इधर चला जाएगा, सॉरी इधर गया तो कितना बचेगा 4x इक्वल्स टू माइनस 160 क्या आ जाएगा 4x इक्वल्स टू माइनस 160, बिल्कुल सही। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस 160 बता में 4, तो डिवाइड कर दो इसको, 4 चौक 16, 4 चौक 16 तो कितना आ जाएगा माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। कौन सा इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा प्रवाह होने की दिशा किससे निश्चित होती है। जो ऊष्मा प्रवाह की दिशा होती है ऊष्मा की प्रकृति पे डिपेंड करती है, किस प्रकार की ऊष्मा है। और दूसरा, अगर ऊष्मा की प्रकृति नहीं दे अपन को, बिल्कुल अगर ऊष्मा की मात्रा पे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है। ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे, ऊष्मा की मात्रा यानी अधिक ऊष्मा, मान लीजिए दोनों समान ऊर्जा यानी कि 5 कैलोरी 5 कैलोरी दोनों तरफ ऊष्मा है, तो बिल्कुल ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। भाई 5 कैलोरी बराबर है, फिर भी ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, क्योंकि दोनों की ऊष्मा की मात्रा पे डिपेंड नहीं करती, उनकी प्रकृति पे डिपेंड करती है। प्रकृति बोले तो उनका टेम्परेचर, प्रकृति में मेन क्या था उसका टेम्परेचर ऊष्मा होती है ना, वो उच्च से यानी मैक्सिमम से मिनिमम की ओर जाती है। ऊष्मा क्या जाती है मैक्सिमम, यानी उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर ऊष्मा का गमन होता है। यानी कि जब तक उनका तापमान समान नहीं हो जाएगा तब तक ऊष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर गति करने लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, थर्मामीटर में उच्च स्थिर बिंदु वह है। थर्मामीटर किसका बना होता है, सीधी सी बात है सेंटीग्रेड वाला होता है। बाहर ही बताया था मैंने, 0 से कितना होता है 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, जहाँ पर पानी उबलने लगता है यानी क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। तो 261 का कौन सा आंसर हमारा 261 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, उसमें विकर्ण को पता लगाने के लिए, उसमें विकर्ण बोले तो सूर्य से जो तापमान आता है उसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। हिंदी में बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं अपन उसको, पायरोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरोमीटर। लेकिन अगर इंग्लिश में अपन ऑप्शन में दिया जाए तो कौन सा है पायरोमीटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थर्मोपाइल बोलते हैं पायरोमीटर को, यानी इंग्लिश में दे रखा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये साधारण से क्वेश्चन आप अब 4-5 क्वेश्चन इस प्रकार आएंगे आपके जो डायरेक्ट रटने पड़ेंगे आपको, तो उनको मैं डायरेक्ट आंसर बताते जाऊंगा। आप उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले इन क्वेश्चन को एक बार जरूर देख के जाइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 263 दे रखा, किसी छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो 263 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 263 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि रेखीय प्रसार गुणांक ज्ञात करने के लिए पुलिंग उपकरण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऊष्मा का यांत्रिक प्रभाव जांचने के लिए यंत्र प्रयोग किया जाता है। 264 का हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यांत्रिक प्रभाव उसको मापने के लिए कौन सा अवकलन वायुताप युग्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारा, गैस का प्रसार गुणांक ज्ञात करने के लिए उपकरण प्रयोग होता है। 265 का हमारा कौन सा आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सी ऑप्शन की गैस का प्रसार गुणांक ज्ञात करने के लिए शीतलन का पुलिंजर नियम का प्रयोग करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारा, द्रव्यों का वास्तविक प्रसार गुणांक ज्ञात करने के लिए उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो 266 का हमारा कौन सा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि वास्तविक प्रसार गुणांक ज्ञात करने के लिए लिक्विड का जूल का उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 267, गैस का प्रसार गुणांक ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो 267 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी जो उपकरण हैं कैलेंडर, कंपेसिडेट गैस, थर्मामीटर, फ्रैंकलिन उपकरण, रेनॉल्ट उपकरण, इनका उपयोग गैस का प्रसार गुणांक ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, पारे हुए कांच के प्रसार में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका हमारा डायरेक्ट आंसर देखते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो पारे का प्रसार है कांच के प्रसार का कितना गुना होता है, पारे का प्रसार कांच के प्रसार का 7 गुना होता है, यानी कि डी ऑप्शन 268 का हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है।
200 गुणोत्तर ऑप्शन दे रखा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला हमारा ऑप्शन दे रखा है, स्थिर आयतन पर यदि जलवाष्प का ताप बढ़ता है, यानी कि अपन को देखते हैं PV = nRT, सभी जानते हैं फॉर्मूला, PV = nRT। तो इसमें क्या दे रखा है, आयतन कांस्टेंट दे रखा है, जलवाष्प का ताप बढ़ता है तो दाब घटता है, अगर ताप बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परम आर्द्रता बढ़ती है तो ओस कम पड़ती है। ये तो सभी जानते हैं कि अगर आर्द्रता बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, ओस ज़्यादा बढ़ेगी। आर्द्रता बढ़ती है तो क्या बढ़ती है, ओस बढ़ती है। आर्द्रता किसको, ओस किसको बोलते हैं, अगर वातावरण में नमी आ जाएगी तो उसको ही क्या बोलते हैं, अपन ओस बोलते हैं। तो बी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, किसी द्रव का संतृप्त वाष्प दाब उसके आयतन पर निर्भर नहीं होता। बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल। ये जो संतृप्त वाष्प दाब उसके आयतन पर डिपेंड नहीं करता। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, समान ताप दाब पर नम वायु और शुष्क वायु के घनत्व के अनुपात दीजिए। तो बिल्कुल जो नम वायु है उसका घनत्व शुष्क वायु की तुलना में क्या होता है, कम होता है। डायरेक्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। 270 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 4-5 क्वेश्चन वो कैसे बन सकते हैं आपको मैं समझाता हूँ। कि अगर आपको क्या दे रखा है, ध्वनि का वेग पूछ सकता है, आपको क्या पूछ सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ध्वनि का वेग पूछ सकता है कि नम वायु व शुष्क वायु में किस में ध्वनि का वेग मैक्सिमम होता है। तो नम वायु होती है उसमें ध्वनि का वेग मैक्सिमम होता है। किस प्रकार होता है, जो वेलोसिटी होती है उसको किससे दर्शाते हैं, ध्वनि की √E/ρ। क्या होता है, E/ρ। अगर नम वायु का घनत्व कम होगा, क्या होगा, नम वायु का घनत्व कम होगा तभी तो नम वायु की वेलोसिटी अधिक होगी। क्या होगा, E/ρ है, रो क्या है यहाँ पे, घनत्व। तो घनत्व कम होगा तभी तो वेलोसिटी अधिक होगी, क्योंकि प्रत्यास्थता गुणांक तो सेम रहेगा दोनों के लिए। अगर घनत्व कम होगा तभी वेलोसिटी अधिक होगी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे देखा हमारा, 1 ग्राम भार बराबर है, 1 ग्राम भार बराबर है। तो F = क्या निकालते हैं अपन, m/g से निकालते हैं। तो हमारे क्या दे रखा है, 1 ग्राम 1 kg की वस्तु पर 1 न्यूटन, सॉरी 271 दे रखा पहले हम को। 1 ग्राम भार बराबर है, तो F = अपन को पूछ रहा है किसके बराबर है, बिल्कुल फोर्स पूछ रहा है अपन को, डायनेमिक पावर। तो m की वैल्यू कितनी दे रखी, 1 ग्राम, और g कितना हो जाएगा हमारा 9.8। क्या होता है 9.8 किस में होता है, ये तो CGS में दे रखा है, सॉरी MKS में होता है 9.8। तो इसको CGS में बदलने के लिए 9.8 इंटू मीटर/सेकंड² मात्रक होता है। अगर सेंटीग्रेड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 980। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी ऑप्शन। आप समझ गए होंगे, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को कि F = mg होता है हमारे, F = mg। m की वैल्यू अपन को CGS में दे रखी है 1 ग्राम, 1 ग्राम CGS में होती है। और ऑप्शन भी अपन को CGS डाइन में पूछ रहा है अपन को, तो g को भी अपन को CGS में बदलना पड़ेगा। g का मात्रक 9.8 होता है हमारे, कितना होता है 9.8, कौन सी में होता है, MKS में होता है, मीटर/सेकंड² होता है। अगर CGS में बदलेंगे तो मीटर को किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो इसके 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। और जो सेकंड है वो दोनों CGS और MKS में सेकंड ही रहता है। तो 9.8 को 10 स्क्वायर से गुना करेंगे तो 980 × 1 किसना, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, 1 kg की वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है। क्या दे रखा है, 1 kg की वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है यदि वस्तु गति करने के लिए समतल है तो उसका त्वरण। सभी जानते हैं F = क्या होता है, m/a होता है। 1 न्यूटन यानी फोर्स की वैल्यू न्यूटन दे रखा है, 1 kg की वस्तु दे रखी है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधी सी बात है 1 हो जाएगी। कौन सा, 1। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 150 ग्राम की गेंद पर 20 मीटर/सेकंड की से गतिशील जिस खिलाड़ी से पकड़ता है, सॉरी एक 150 ग्राम की गेंद दे रखी है जो 20 मीटर/सेकंड से गतिशील है, उसको एक खिलाड़ी पकड़ता है। यदि पकड़ने में 0.1 सेकंड का समय लेता है तो क्रिकेट के खिलाड़ी के हाथों पर कितना बल लगाती है। तो गति का द्वितीय नियम से सभी जानते हैं कि जो एफ एक्सटर्नल होता है, किसके एफ एक्सटर्नल क्या होता है, dp/dt के इक्वल टू होता है, क्या होता है dp/dt। तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू निकालनी है अपन को, क्या निकालना है, एफ की वैल्यू निकालनी है। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, dp को क्या लिख सकते हैं m/v। तो m की वैल्यू 150 ग्राम दे रखा है इसमें CGS में, तो अपन को वैल्यू न्यूटन में निकालनी, तो इसको क्या बदलना, SI में बदलना पड़ेगा। तो 1.5 हो जाएगा, 10⁻² से मल्टीपल होकर 1.5 हो जाएगा। वेलोसिटी बिल्कुल SI में दे रखा है, तो 20 t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1, तो ऊपर 10 से मल्टीपल हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 15 इंटू 20 कितना हो जाएगा हमारा 300 न्यूटन, क्या हो जाएगा 300 न्यूटन, 15 दूनी 30, 300 न्यूटन। डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, तैरना संभव है, तो जो तैरना है किस न्यूटन के कौन से नियम, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार ही वस्तु तैरती है, क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन वाला जो फोर्स लगता है उसी के कारण वस्तु व्यक्ति तैर सकता है, चल सकता है,
किसी यानी किसी सतह पे चल सकते हैं अपन एक्शन रिएक्शन के कारण ही। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारा, एक पत्ते को 20 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से क्षैतिज यानी कि लेंथ दे रखा अपन को, तो लेंथ इसमें अगर सीधी सी बात है इस प्रकार दे रखा है ये कि एक रस्सी है कितनी 20 मीटर लंबी, उसको इस प्रकार वर्त में घुमाया जा रहा है, तो ये लेंथ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी त्रिज्या में, इसमें त्रिज्या में कन्वर्ट हो जाएगी। और अभिकेंद्रीय बल, सॉरी देखना यहाँ पे मात्रा किसका दे रखा है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसका मात्रा को, त्वरण का। यहाँ पे बल नहीं आएगा, यहाँ पे बल की जगह क्या हो जाएगा, त्वरण आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण की वैल्यू दे रखी है अपन को, सीधी सी बात है, त्वरण की वैल्यू दे रखी है। तो पूछ रहा है कोणीय वेग पूछ रहा है, तो जो त्वरण होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, क्या होती है, ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू पूछ रहा है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ए अपॉन में आर। ए की वैल्यू दे रखी है अपन को 980 बटा में 20, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, 49 बार जाएगा। तो 49 का रूट कितना हो जाएगा, 7। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन कौन सा, 7 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या है था हमारे 49, 49 का रूट कितना हो जाएगा हमारे 7। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारे मनोबल बढ़े और आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाएं, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा करें। थैंक यू वेरी मच।